सो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इस चैप्टर में जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। इसका पहला सेक्शन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया वो था थर्मल एक्सपांशन। सेकंड सेक्शन जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज कैलोरीमेट्री, और थर्ड सेक्शन विल बी फॉलोड एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ हीट। वैसे 3 सेक्शन में हम इस चैप्टर को डिवाइड करके सीखते हैं। आज जो चीज हम शुरू करने जा रहे हैं, जिस पर हम लोग आज एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करेंगे, वो है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ हीट और टेम्परेचर डिफरेंसेस या इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर्स पर बात करते हैं। बाकी की चीजों से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितनी हीट ट्रांसफर हुई है और उसके रिस्पॉन्स में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। और इसी प्रोसेस में हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर कैसे कैसे बदल सकता है, क्योंकि जब हम किसी चीज को हीट करने लगते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सॉलिड से मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड से फिर इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर पर भी हम यहाँ बात करते हैं, जस्ट इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन और द अमाउंट ऑफ हीट टेकन। तो ये जो सारा डिस्कशन रहेगा ये कैलोरीमेट्री कहलाता है। एक्सचेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विल बी कंसिडर्ड एज कैलोरीमेट्री। अब आज के लेक्चर में हम कुछ बहुत ही बेसिक और इंट्रोडक्टरी डेफिनेशंस समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ एन आइडिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, लाइक कोई भी एक सब्सटेंस। मैंने यहाँ पे एक सब्सटेंस के तौर पे इसको इस्तेमाल किया, ओके, किसी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल से बना हुआ। अब जस्ट इमेजिन करते हैं कि हम इस सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। हीट डेल्टा क्यू, ठीक है, क्यू सिंबॉलिकली हीट को रेफर करता है, तो हमने इसमें हीट को प्रोवाइड किया। सो द फर्स्ट थिंग टू ऑब्जर्व, जैसे ही हम इसको हीट देते हैं, सबसे पहली चीज जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो है कि इस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, एक्सपांशन होगा, चेंज ऑफ डायमेंशन होगा, दैट्स द सेकंड पार्ट। सबसे पहले तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, ऑफ कोर्स उसके बाद एक्सपांशन होगा, और अगर हम और इसी तरीके से हीट देते रहें तो ये सॉलिड सब्सटेंस हो सकता है एक स्टेज पर जाकर के मेल्ट हो जाए, और अगर मेल्ट होने के बाद भी हम उसको हीट देते रहें तो एक स्टेज पर जाकर के ये इवेपोरेट होना शुरू हो जाए, या कह लो कि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग भी हो सकता है उसका। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो रहे हैं, एक्सपांशन होगा, मेल्टिंग होगा, बॉइलिंग होगा, ये होगा, वो बाकी सब कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जो ऑब्जर्वेबल चेंज हमें नजर आएगा वो ये होगा कि इस सब्सटेंस का, इस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज है ये हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग हो सकता है। हाँ बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 3 डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस आपके सामने रखे, सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी और सब्सटेंस सी, फॉर एग्जांपल, बिल्कुल अलग अलग मटेरियल। इनफैक्ट इन तीनों के लिए अगर मैं ये कहता हूं कि मैं सेम डायमेंशंस इस्तेमाल करूं, सेम मास इनका इस्तेमाल करूं, अब अगर इन तीनों को हम सेम अमाउंट ऑफ हीट दें, तीनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दें, तो भी हम ये गारंटी नहीं कर सकते हैं, ये हम श्योरली नहीं बोल सकते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर इन तीनों का चेंज ऑफ टेम्परेचर एक जैसा होगा, है ना। हो सकता है कि ए मटेरियल का चेंज ऑफ टेम्परेचर
डेल्टा टी ए हो, बी मटेरियल का डेल्टा टी बी हो और सी मटेरियल का डेल्टा टी सी हो। इन तीनों में जो चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ वो डिफरेंट हुआ, अलग अलग चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ। और इसका सिंपल सा रीजन हम ये यहाँ पर कहेंगे कि इन तीनों का मटेरियल अलग है, इन तीनों में सब्सटेंसेस अलग अलग इस्तेमाल हुए हैं। तो हर मटेरियल अपनी बनावट के हिसाब से, अपने अंदर जो क्रिस्टल्स हैं, अपने अंदर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, अपने अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो अपने टेम्परेचर को चेंज करता है। तो ये एक पहला पॉइंट हमें समझ में आया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से रखता हूं कि अगर हम तीन अलग अलग सब्सटेंसेस इस्तेमाल करें, एक, दो, तीन, जो कि सेम मटेरियल से बने हुए हैं, ऑल ऑफ देम आर लाइक ए डैश, ए डबल डैश, सेम मटेरियल से बने हुए हैं, बट आई एम यूजिंग देयर डिफरेंट मासेस। मैं इनके अलग अलग मासेस को इस्तेमाल कर रहा हूं, लाइक 1 kg, 2 kg एंड 5 kg। अब अगर हम इन्हें सेम अमाउंट ऑफ हीट देना शुरू करें टू ऑल ऑफ देम, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट मैंने दिया, तब भी मैं ये देखूंगा कि इनका जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। ओके, तो इस छोटे से डिस्कशन से ये पता चला कि जब हम किसी मटेरियल को अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं या उसके पास से कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिट्राइव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो उस सब्सटेंस का सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला ऑब्जर्वेबल जो चेंज होता है वो है चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो डिपेंड करता है दो बातों पर, कि मटेरियल हमने कौन कौन सा इस्तेमाल किया है, और एक बात कि हम उस मटेरियल या उस सब्सटेंस का कितनी क्वांटिटी, कितना मास हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, चूंकि ये एक वेरिएबल पैरामीटर की तरह हमारे सामने आ रहा है, एक वेरिएबल कंडीशन की तरह हमारे सामने आ रहा है, तो हम यहां पर कुछ टर्म डिफाइन करना जरूरी समझते हैं। हमें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन या एक पर्टिकुलर कांस्टेंट हमें यहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो इस बात को तय करे कि कितने मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस के लिए कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, या कितने मास ऑफ अ गिवन टाइप ऑफ सब्सटेंस के लिए कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो वो कांस्टेंट है स्पेसिफिक हीट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, गौर से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हमको क्लास 12th में भी बहुत काम में आएगा जब हम थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर पर डील करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर के साथ जब हम डील करेंगे, तब भी हमको ये बहुत काम में आएगा। अब मेरा सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनिए, स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब है। किसी गिवन सब्सटेंस के यूनिट मास के लिए, ओके, किसी गिवन सब्सटेंस के यूनिट मास के लिए, जैसे मैंने कॉपर इस्तेमाल किया उसका 1 किलोग्राम, या जैसे मैंने आइस इस्तेमाल किया मान लो फॉर एग्जांपल उसका 1 ग्राम, या जैसे मैंने एल्यूमिनियम यूज किया, वाटर यूज किया, एयर यूज किया, कोई भी एक गिवन सब्सटेंस, उसके 1 यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट हमें देनी पड़ेगी, उस हीट को हम कॉल करते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, गौर से सुनिए, किसी भी सब्सटेंस के कितने मास को, 1 यूनिट, 1 यूनिट मास को। 1 यूनिट मास मतलब तुम 1 ग्राम ले सकते हो, 1 किलोग्राम ले सकते हो एंड सो ऑन। तो 1 यूनिट मास को के टेम्परेचर को कितना इंक्रीज कराना, 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री सेल्सियस, या तुम साइमल्टेनियसली ये भी कह सकते हो कि 1 डिग्री केल्विन। तो किसी गिवन सब्सटेंस के 1 यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन के टेम्परेचर से इंक्रीज कराने के लिए जो हीट हमें देनी पड़ेगी, जो हीट हमें सप्लाई करनी होगी, उस हीट को हम कॉल करते हैं स्पेसिफिक हीट। अब ऑब्वियस बात है, ये सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ये सब्सटेंस की मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही उसकी डेफिनेशन जो मैं अभी अभी आपको बता रहा था। ओके, तो मैं कितनी हीट दूंगा किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ओके, ऑब्वियस बात है, ये डिपेंड करता है कि मैं कितनी हीट दूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मेरे पास ज्यादा मास है
और इस ज्यादा मास के टेम्परेचर को मैं बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज्यादा हीट, यस। तो ये एक फैक्टर हमारे सामने आया। दूसरा फैक्टर ये आया कि अगर मैं ज्यादा हीट दूंगा तो इसका ये भी मतलब होगा कि टेम्परेचर भी ज्यादा चेंज होगा। Yes. यस सर। ठीक है, टेम्परेचर का इंक्रीमेंट भी ज्यादा होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी यहां निकल करके आ रही है। तो अगर हम इसे एज अ कॉमन रिलेशन लिखें तो एम डेल्टा टी, सो डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल की बजाय जब हम इक्वालिटी की साइन लगाते हैं, कांस्टेंट। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे एस एम डेल्टा टी, और ये एस दूसरा कुछ नहीं है बल्कि वो क्या है, स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट। Now, if we try to make a formula for it, तो S का हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। अब सोचिए अगर मैंने m को 1 यूनिट इस्तेमाल किया और डेल्टा टी को भी मैंने 1 डिग्री सेल्सियस किया, तो S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट के बराबर हुआ जिसमें मास 1 यूनिट है और टेम्परेचर का चेंज 1 डिग्री सेल्सियस है। ओके, माइक ऑफ रखें प्लीज। जब एकदम क्रिटिकली कुछ बात को आंसर करना है तभी ऑन करें। तो मास जब हम 1 यूनिट कर देते हैं और टेम्परेचर के चेंज को भी हम 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन करते हैं, तो जो हीट उस वक्त रिक्वायर होगी सो एज टू इंक्रीज दैट टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर अ गिवन यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, तो उसी हीट को हम कॉल करेंगे स्पेसिफिक हीट। ओके, अब ऑब्वियस बात है कि ये एक तरीके का कांस्टेंट होना चाहिए, समझ आई ना बात? It should be a kind of constant for a given type of material. हम इसी चीज को, ये जो फॉर्मूला मैंने यहां बनाया, हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, dq अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू एस एम dt, ऐसे भी लिख सकते हैं। किसी गिवन सिचुएशन में अगर हमें स्पेसिफिक हीट एक वेरिएबल की तरह दिया गया है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू m इंटीग्रेशन ऑफ s dt। ये भी याद रखिए, ठीक है। अगर s अपने आप में कांस्टेंट नहीं है बल्कि वो डिपेंडेबल पैरामीटर है ऑफ टेम्परेचर, तो हम उसे इंटीग्रेट करके भी लिख सकते हैं जहां पे m गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस है। तो मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। अब जरा इस फॉर्मूले की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। आइदर वे आपने स्पेसिफिक हीट के लिए एक फॉर्मूला तो बना लिया, डेल्टा क्यू मास डेल्टा टी। जरा सोचिए कि हम इसका अगर यूनिट लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा जूल पर किलोग्राम पर डिग्री केल्विन। डेल्टा क्यू हीट का वैल्यू जूल में, मास किलोग्राम में, और चेंज ऑफ टेम्परेचर केल्विन में। गेटिंग माय पॉइंट? यस। हम इसका ये भी यूनिट बना सकते हैं इफ नीडेड, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, हीट को मैंने यहाँ के कैलोरीज में गिन लिया, मास को मैंने ग्राम में गिना, और चेंज ऑफ टेम्परेचर को मैंने सेल्सियस में गिना। तो ग्राम के रेफरेंस में लेते हुए मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एक सीजीएस यूनिट बन रहा है और ये जो है एक एमकेएस यूनिट बन रहा है। ओके, अब खास वाटर के लिए यहाँ कुछ वैल्यूज को आइडेंटिफाई किया जाता है, खास माइक ऑफ रखें बेटा। खास वाटर के लिए, वाटर के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं, तो खास वाटर के लिए कुछ वैल्यूज को यहाँ आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि वाटर का अगर मैं 1 किलोग्राम यूज करता हूं तो वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बनती है वो बनती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यानी कि 1 केजी वाटर की टेम्परेचर को अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना चाहता हूं तो मुझे 4200 जूल का हीट वहां पे सप्लाई करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके, अब इस चीज को भी याद रखिए कि ये ऐसे भी बोला जाता है 1000 कैलोरीज पर किलोग्राम पर डिग्री केल्विन। अगर इसी बात को वाटर के लिए कैलोरीज में गिना जाए तो हम इसे 1000 कैलोरीज कहते हैं।
या कभी सेल्सियस में है ना सर? कैलकुलेशन में, हाँ सेल्सियस में भी ले सकते हो। देखो चेंज ऑफ टेम्परेचर अगर सेल्सियस में गिनोगे या कैलोरीज में भी गिनोगे तो सेम ही आता है, केल्विन में गिनोगे तो सेम आता है। इट इज ऑल अबाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर ना, एक्चुअल टेम्परेचर थोड़ी है ये, एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ी है। चेंज ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस की स्केल पर भी 100 लाइन्स हैं, केल्विन की स्केल्स पर भी 100 लाइन है। 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस, 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस, चेंज तो दोनों में 27 का हुआ। यस। ठीक है, तो सेल्सियस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1000 की बजाय हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, आइदर वे करेक्ट है। ये बात मैं इससे पहले भी आपको समझा चुका था। ओके, 1000 कैलोरीज पर किलोग्राम, आई इंसिस्ट, ये मैसेज कुछ भी नहीं करें मुझे आप लोग। 1000 कैलोरीज पर किलोग्राम पर केल्विन या सेल्सियस, या 1 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम पर केल्विन, या सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट वैल्यू मैं आपको याद रखने के लिए कहूंगा वो है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किलोग्राम में जब आएगा तो 1000 कैलोरीज आएगा, याद रखिए, और जब ग्राम में आएगा तो इट्स ओनली 1। अब आप बोलेंगे सर यहाँ भी 1 है, लेकिन ये देखो ये किलो कैलोरीज है। ओके, तो सर। फाइनली जो वैल्यू मुझे याद रखनी है, जो न्यूमेरिकल्स में मुझे हेल्प करेगी, वो ये है। ऑल्दो ये सब याद रखिए आप। 1 किलो वाटर मैं लेता हूं, उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो कितनी हीट दूं मैं? 4200। 1 किलो वाटर अगर मैं लेता हूं और उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन से बढ़ाना है, तो मैं कितनी हीट दूं? 1000 केल्विन या 1000 कैलोरीज या 1 किलो कैलोरी। और 1 ग्राम वाटर अगर मैं लेता हूं और उसकी हीट अगर मुझे, उसका टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो मुझे ओनली 1 कैलोरी इतना देना है। आर यू गेटिंग? यस सर। अब कभी कभी क्या होता है, गैसियस स्टेज पर जो कैलकुलेशन किया जाता है, गैसियस स्टेट के लिए खास, उसमें हम जनरल स्पेसिफिक हीट की बजाय लिखते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट। ठीक है, जनरल स्पेसिफिक हीट नहीं लिखते हैं हम, उसके लिए लिखते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट, खास करके गैसियस स्टेज के कैलकुलेशंस के लिए 12th में ज्यादा काम में आएगा। तो जरा डेफिनेशन पढ़िए, आपको खुद फर्क समझ में आएगा। Molar specific heat of a substance is defined as an amount of heat required to raise the temperature of what? 1 Mole. Not 1 unit mass, not 1 kilogram, not 1 gram, बल्कि 1 mole। ठीक है, और यूजुअल नोटेशंस में क्या करते हैं कि मोलार स्पेसिफिक हीट को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो जनरल अपनी स्पेसिफिक हीट चलती है, इसको हम यूजुअली एस इस सिंबल से एक्सप्रेस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर हम पर यूनिट मास लेते हैं, where the mass is just in the SI और CGS units of kilogram and gram। मोलार स्पेसिफिक जब हम क्लेम करते हैं तो हम पर यूनिट मोल ऐसे लेते हैं। मतलब इस फॉर्मूले में यहाँ पर ये जो मास आ रहा है इसकी जगह पर मोल आ जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे। अगर मैं फॉर्मूला इसका रीड्राइव करता हूं तो मैं कुछ इसे इस तरीके से लिख पाऊंगा, C इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। समझ आई बात मेरी? यस सर। ओके, इट्स वेरी वेरी इजी। अब कुछ एक फैक्टर्स हमको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने चाहिए, कुछ एक सिंपल सिंपल फैक्टर्स, जैसे कि सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होती है। ओके, तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट जो होती है वो हाइड्रोजन की होती है। मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट इज फॉर हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए जरा कितनी है। स्पेसिफिक हीट फॉर हाइड्रोजन इज मैक्सिमम एंड इट इज हाउ मच? 3.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन के टेम्परेचर को अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराना चाहता हूं तो मुझे 3.5 कैलोरीज देना पड़ेगा। ओके, दूसरा हमें यह भी यहां पे याद रखना चाहिए कि अगर हम वाटर की बात करते हैं तो उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है? 1 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस।
तीसरा, अगर मैं आइस की बात करता हूं, आइस का टेम्परेचर भी अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहता हूं तो उसकी स्पेसिफिक हीट है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? Yes, याद रख sir. पाओगे इसको? ओके, वाटर के लिए देखो कितना है, Yes. 1 1 calorie. जबकि आइस के लिए कितना है? 0.5. 0.5, हाफ ऑफ दैट व्हाट वी कैन गिव फॉर वाटर। अगर हम स्टीम लेते हैं, स्टीम वाटर वेपर्स जिसे हम कहते हैं, उसकी स्पेसिफिक हीट भी होती है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हमें अच्छे तरीके से याद रखने चाहिए। समझ आई बात आपके? Yes, sir. एक और अहम बात है, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, यहां मैं इसे नोट करवा देता हूं, एक बहुत अहम बात है, ड्यूरिंग बॉइलिंग और मेल्टिंग, जब कोई भी सब्सटेंस बॉइल हो रहा है, ठीक है, या फिर मेल्ट हो रहा है, बॉइलिंग और मेल्टिंग ये दोनों बातें समझ में आ रही है आपको? Yes. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मतलब क्या होता है? लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, और मेल्टिंग का मतलब क्या है? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो याद रखिए, ऐसी सिचुएशन में स्पेसिफिक हीट का आंसर है इनफाइनाइट। क्यों ऐसा? जब कोई भी सब्सटेंस बॉइल हो रहा होता है या मेल्ट हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ये बड़ी खास बात है। जैसे देखो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है आप सबको पता है? 100। शाबाश, 100। अब तुम 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद भी अगर उसको हीट देते रहोगे तो उसका टेम्परेचर 101 होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो 100 पर क्या हो रहा है? बॉइल हो रहा है। जो हीट तुम उसको दे रहे हो उससे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा उसका। Yes. अब तुम उसके बाद लगातार हीट देते जाओगे, देते जाओगे, देते जाओगे, तो तुम ऐसा कभी नहीं ऑब्जर्व करोगे कि वाटर का टेम्परेचर हो गया 101, 102, 103, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि उस वक्त जो तुम हीट दोगे वो इस्तेमाल होगी वाटर का स्टेट चेंज करने में, उसको लिक्विड से वेपर बनाने में। तो बॉइलिंग होते वक्त या मेल्टिंग होते वक्त एक बड़ी ही यूनिक सी कंडीशन डेवलप होती है, खास उस वक्त टेम्परेचर चेंज 0. नहीं होता है, या आप कह लो कि 0 होता है। अब हमारा जो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है वो है अमाउंट ऑफ हीट गिवन डिवाइडेड बाय मास इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब इमेजिन करिए कि डिनोमिनेटर का ये वाला फैक्टर 0 हो गया, तो कोई भी एक नंबर जब 0 से डिवाइड किया जाता है उसका आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट। So this point is to be remembered at the time of boiling and at the time of melting. At that time only the specific heat value turns out to be infinite. Getting it right? Yes. Okay. अब एक और काइंड ऑफ चेंज होता है थर्मोडायनेमिक्स में। आपने पता नहीं केमिस्ट्री में इस चीज को अब तक रीड किया है नहीं किया पता नहीं, बट इसे जरा ध्यान से देखिए। एक चेंज होता है, इसका नाम है एडियाबैटिक चेंज। हम लोग पढ़ चुके हैं साउंड में, Yes, sir. लैप्लासिस की कंडीशन को डिस्कस करते वक्त हम इस पर बात कर चुके हैं, एडियाबैटिक चेंज। तो एडियाबैटिक जो चेंज होता है ना, खासियत ये होती है कि माइक ऑफ रखें बेटा प्लीज, बिकॉज रिकॉर्डिंग पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। जब एक्सट्रीमली नीडेड है तब आप माइक ऑन करें। तो एडियाबैटिक चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट को इधर से उधर जाना, हीट का प्रोवाइड करना, हीट को सप्लाई करना या हीट को एक्सट्रैक्ट करना, ये 0 हो जाता है, ये अलाउड नहीं है। तो एडियाबैटिक चेंजेस के लिए हमें ये खास याद रखना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट हो जाती है 0, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला बनता है exchange of heat, mass and change of temperature. Just think, if this numerator goes 0, then the whole value turns out to be 0. So these are the two possible questions which may come in the examination. At the time of melting and boiling, the specific heat turns out to be infinity only for that portion of time जब body या substance melt कर रहा होगा या boil कर रहा होगा,
और खास एडियाबैटिक चेंजेस के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त स्पेसिफिक हीट का वैल्यू आता है 0। एक और बात मैं यही लगे हाथों बता दूं आपको, मुझे बताइए आइसोथर्मल प्रोसेस याद आया? Change of temperature 0. चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी स्पेसिफिक हीट कितनी होगी? Not defined. नॉट डिफाइंड हो जाएगी, बिकॉज चेंज ऑफ टेम्परेचर 0 होगा तो बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन वहां पर भी क्रिएट होगी। सो दीज 3 पॉइंट्स वी शुड रिमेंबर एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम। बॉइलिंग और मेल्टिंग के टाइम पे स्पेसिफिक हीट वैल्यू 0 टर्न सॉरी इनफाइनाइट टर्न होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी इनफाइनाइट डिफाइन होती है, और एडियाबैटिक प्रोसेसेस के लिए स्पेसिफिक हीट का वैल्यू होता है 0। ओके, अब मोलार स्पेसिफिक हीट क्या है और बाकी की चीजें क्या हैं ये आपको पता होनी चाहिए, है ना? कुछ एक चीजों को आंसर करिए। हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट कितनी है? 3.5 calories. 3.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए कितनी है? 1. 1 1 calorie. है। आइस और स्टीम दोनों के लिए कितनी? 0.5. 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी कवर कर लेते हैं कि किसी गैसियस सिस्टम के लिए स्पेसिफिक हीट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, गैसियस सिस्टम अगर हमारे पास है, ओके, ध्यान से सुनना, तो गैसियस सिस्टम में 2 तरीके के चेंजेस एक साथ हो सकते हैं। जैसे देखिए, ये एक गैस है जो फ्री टू एक्सपांड है, मान लीजिए फ्री टू एक्सपांड। अब मैं अगर इस गैस को हीट देना शुरू करूं तो क्या होगा बेटा? यहां पर 3 चेंजेस एक साथ होंगे, 3 चेंजेस। नंबर 1, हम ये कह सकते हैं कि हीट के सप्लाई होने की वजह से टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाए। सेकेंड, हम ये कह सकते हैं कि ये गैस फ्री टू एक्सपांड है, इसलिए इस गैस का Volume भी decrease. बढ़े। साइमल्टेनियसली गैस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। सॉलिड में ऐसा नहीं होगा, सॉलिड में पहले टेम्परेचर बढ़ेगा बाद में वॉल्यूम चेंज होगा। लिक्विड में भी ऐसा नहीं होगा, लिक्विड में भी पहले टेम्परेचर बढ़ेगा बाद में वॉल्यूम चेंज होगा। पहले टेम्परेचर के बढ़ने का तो एहसास हो, बाद में एक्सपांशन। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता है, गैस में टेम्परेचर का बढ़ना और एक्सपांशन ये साइमल्टेनियसली होता है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स फ्री हैं। और एक तीसरी चीज इसमें ये भी हो सकती है कि प्रेशर में चेंजेस आए, क्योंकि आप गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट कर रहे हो, आप उसको ज्यादा एनर्जी दे रहे हो। अगर आप उसको ज्यादा एनर्जी दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल और जोर से वाइब्रेट करेंगे। If they are vibrating with more rigorous values, more rigorous energies, then definitely वो कंटेनर के अंदर अगर है तो प्रेशर को बढ़ाएंगे। तो गैस की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैसे कैलकुलेट की जाती है जरा सोचिए। स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करने का हमारा तरीका क्या है? हम क्या कहते हैं कि हम 1 यूनिट का मास लेंगे, उसको हीट देंगे और उस वक्त तक उसको हीट देंगे जब तक उसका टेम्परेचर 1 कितने degree. से बढ़ जाए? 1 यूनिट से बढ़ जाए, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन से बढ़ जाए। तो 1 यूनिट से टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट मैंने दिया उस हीट को क्या कहलाया जाएगा? Specific heat. स्पेसिफिक। अब गैस को मैं हीट दे रहा हूं तो गैस उस हीट के 3 काम कर रही है। क्या कर रही है गैस? 3 काम कर रही है। पहला, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। दूसरा, Volume increase. वॉल्यूम भी चेंज कर रही है। तीसरा, Pressure. प्रेशर भी चेंज कर रही है। मतलब मेरी हीट वेस्ट हो रही है। मेरी दी गई हीट से क्या होना चाहिए था? सिर्फ ये, बराबर, टेम्परेचर का चेंज होना चाहिए था। लेकिन गैस क्या कर रही है कि मेरी दी गई हीट को और मल्टीपल चीजों में इस्तेमाल कर रही है। तो अब गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए मुझे जरूरत से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। सही है? आई हैव टू प्रोवाइड मोर हीट। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. No, sir. No, sir. नहीं आई? देखो, सिंपल बात है। समझो मैं आपको 100 रुपये दूं और कहूं कि एक टास्क करो, एक काम मेरा करो, और मैं आपको 100 रुपये दूं। तो मैंने जो आपको 100 रुपये दिए, अगर आपने उससे वही काम किया
जो मैंने आपको दिया, तो 100 रुपये में मेरा काम हो जाएगा, ठीक। Yes, sir. लेकिन मैं अगर आपको 100 रुपये दूं और ये कहूं कि मेरा ये काम करो, तो आपने वो 100 रुपये लिए और मेरा काम करने के साथ साथ किसी और जगह पर भी अपने पैसे वेस्ट करना शुरू किया, तो फिर मेरा काम पूरा होने के लिए मुझे आपको 100 से ज्यादा रुपये देने पड़ेंगे। सही है सर। तो गैस के साथ भी यही मामला हो रहा है। गैस क्या कर रही है कि भाई टेम्परेचर तो इंक्रीज करा ही रही है, लेकिन दी गई हीट से वो और दो काम कर रही है। क्या क्या? वॉल्यूम और प्रेशर इंक्रीज। वॉल्यूम भी इंक्रीज करा रही है और प्रेशर भी चेंज कराने की कोशिश हो रही है। वहां पे अगर कंटेनर में रखा हुआ हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो फिर हमें हीट का जो कैलकुलेशन करना है कि भाई इतनी हीट देने पर ये 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ेगा, ये मिसकैलकुलेट हो जाएगा। यस सर। है ना? ये बिल्कुल वैसी बात हुई कि हम टंकी में पानी भर रहे हैं लेकिन उस टंकी में छेद है, Yes. तो हमारी मोटर की एनर्जी, जिस मोटर का इस्तेमाल करते हुए हम पानी भर रहे हैं, वो वेस्ट हो जाएगी या मोटर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। समझ आई ना बात? यस सर। तो हम क्या करते हैं कि भाई यार 3-3 चेंजेस हो रहे हैं, अब इन बाकी दोनों को तो एक साथ नहीं रोक सकते हम। इन दोनों को हम एक साथ नहीं रोक सकते, ऐसा कर ही नहीं सकते हम गैसेस के मामले में कि नहीं भाई वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा और प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हमने क्या सोचा कि भाई कम से कम 3 में से एक को तो रोका जाए, एक को तो रोका जाए, दूसरा होता कि नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हम गैस के मामले में 2 स्पेसिफिक हीट डिफाइन करते हैं। ध्यान से देखो, यहां पे मैंने दोनों स्पेसिफिक हीट लिख दी। क्या क्या लिखा मैंने? स्पेसिफिक हीट एट व्हाट? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई कम से कम वॉल्यूम तो कांस्टेंट रखो, प्रेशर का कुछ नहीं कर सकते तो ठीक है, एटलीस्ट वॉल्यूम कांस्टेंट रखो। फिर बाद में हमने देखो कैसे डिफाइन किया, कांस्टेंट Constant pressure. यहाँ लिखने में गलती हुई, ये वॉल्यूम नहीं आना चाहिए, ये क्या आना चाहिए यहाँ? सर। Pressure. प्रेशर। ये नोट्स में भी आप लोग करेक्शन कर लो, यहाँ पे करेक्ट वर्ड आना चाहिए कांस्टेंट मास गिवन थ्रू कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, बराबर है, ठीक। तो हम बोल रहे हैं कि यार 3 चीजें चेंज हो रही हैं, तो 3 में से तो टेम्परेचर हमारा इंटरेस्ट है ही, हमें टेम्परेचर तो बढ़ाना ही है। अब वॉल्यूम और प्रेशर दोनों भी इफेक्ट हो सकते हैं, तो क्यों ना कम से कम प्रेशर को एक बार कांस्टेंट रख के कैलकुलेट किया जाए और एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के कैलकुलेट किया जाए, तब देखा जाए कि कितनी कितनी स्पेसिफिक हीट आती है। तो इस तरीके से हमने कहा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट मास, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, यूनिट मास 1 gram 1 kilogram of a gas through a unit degree when its volume is kept constant. On the other side, unit mass through 1 degree when its pressure is kept constant. अब इसी बात को बच्चों अगर मैं मोलार लेवल पर डिफाइन करूं, ठीक है, मोलार लेवल पर, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मुझे कैसे बताना पड़ेगा? कुछ ऐसे देखिए, इसे केयरफुली पढ़िए, केयरफुली जरा इसे पढ़िए। यूनिट मास की जगह मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, देखिए यहां ध्यान लगाइए, 1 मोल, ठीक है, व्हेन इट्स वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जरा डेफिनेशन यहां भी करेक्ट करिए, यहां पर भी इसे वॉल्यूम हटा करके क्या लिखना चाहिए? प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर लिखना चाहिए, ठीक है। तो सी थ्रू द डेफिनेशंस के यहां पर भी हमने 1 मोल यूज किया और हमने इसे कहा एट कांस्टेंट प्रेशर, रादर हमने यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था। तो 2 अलग अलग स्पेसिफिक हीट्स हमें गैस के लिए डिफाइन करनी पड़ती हैं। हो सकता है एक थ्योरी पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई वी नीड टू डिफाइन 2 स्पेसिफिक हीट्स फॉर गैस। Reasons are very simple. When we supply heat to the gas, it may undergo temperature change and simultaneously it may undergo volume and pressure changes. To restrict one of the change, we try to define the specific heats for a gas either considering constant volume or either considering constant pressure. अब आपके मन में सवाल आएगा, सर एक काम करो ना, दोनों को ही कांस्टेंट रख लो एक साथ। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर मैंने गैस को फ्री रखा तो गैस एक्सपांड हो जाएगी, तो वहां वॉल्यूम तो बढ़ना ही बढ़ना है। Yes. लेकिन अगर मैंने गैस को कंटेनर में बंद कर दिया
अब गैस एक्सपांड नहीं हो सकती, लेकिन वो कंटेनर के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाएगी, तो वहां पर मैं प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रख सकता, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया कंटेनर में, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ। तो मैं दोनों को एक साथ कांस्टेंट कर ही नहीं सकता, दोनों में से किसी एक चीज को ही मुझे कांस्टेंट करके टेम्परेचर के चेंज के लिए जो हीट रिक्वायर है वो निकालनी पड़ेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं अच्छे से? Yes, sir. अब जो दो स्पेसिफिक हीट हमको मिले, गौर से सुनना, उसमें एक फैक्टर मुझे मिला कांस्टेंट प्रेशर वाला और एक फैक्टर मुझे मिला कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। ठीक है, वन ऑफ द स्पेसिफिक हीट आई एम सेइंग इज Cp, the specific heat at constant pressure, the other I am saying is Cv, the specific heat at constant, yes, वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है, तो एक काम करते हैं यार, इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर वाली स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी या कांस्टेंट वॉल्यूम वाली स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, तो हमें आंसर मिलता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसा क्यों? कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हो गया कि तुम प्रेशर फिक्स रखोगे, एक्सपांशन हो सकता है, Yes. वॉल्यूम चेंज हो सकती है, यस। ऐसा नो? Yes. अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर गैस को हमने फ्री रखा, फ्री फ्री टू एक्सपांड, कोई कंटेनर नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, अब हमने इसको हीट देना शुरू किया, स्टार्टेड गिविंग द हीट, तो इस हीट को लेकर के गैस क्या करेगी? ऑफ कोर्स टेम्परेचर में इंक्रीज करेगी, लेकिन साथ साथ वॉल्यूम भी वॉल्यूम भी इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि गैस फ्री टू एक्सपांड है। फैल जाओ, प्रेशर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं। प्रेशर कब बढ़ेगा? जब कंटेनर में रखेंगे। यस। तो यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है Cp, तो जो मैं हीट दे रहा हूं उससे गैस कर क्या रही है? क्या कर रही है? टेम्परेचर तो बढ़ा रही है, साथ साथ क्या कर रही है? वॉल्यूम भी बढ़ा। वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज होना मतलब वर्क डन, काम हो रहा है वहां पे। Yes. किसी चीज के फैलने में काम करना पड़ता है, वहां पे वर्क डन हो गया। और अगर वर्क डन हो रहा है तो मेरी दी गई हीट वेस्ट हो रही है। कहां वेस्ट हो रही है मेरी दी गई हीट? वॉल्यूम इंक्रीज करने में। वॉल्यूम इंक्रीज करने में। तो मेरी दी गई हीट वेस्ट हो गई, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? यस सर। यस सर। तो जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं तो वॉल्यूम का एक्सपांशन हो रहा है, और वॉल्यूम एक्सपांशन में मेरी दी गई हीट वेस्ट हो रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि Cp ज्यादा है। यस सर। यस सर। ये बात सबको क्लिक हुई अच्छे से? यस। अब आप बोलेंगे सर Cv क्यों ज्यादा नहीं है? तो Cv के साथ मामला ये होता है कि वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, मतलब गैस को हमने किसी कंटेनर में बंद कर दिया, भाई वॉल्यूम बढ़ नहीं सकती, वॉल्यूम नहीं बढ़ाना। तो क्या बढ़ा सकते हो? प्रेशर बढ़ाओ। प्रेशर बढ़ाने में वर्क डन नहीं होगा, प्रेशर बढ़ाने में वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन कब होगा? गैस के मामले में वर्क डन उस वक्त होगा जब गैस का एक्सपांशन या कंप्रेशन होता है, जब गैस की वॉल्यूम चेंज होती है। तो प्रेशर बढ़ाने में वर्क डन नहीं हुआ, तो मेरी दी गई हीट पूरी की पूरी किस चीज के लिए इस्तेमाल हुई? टेम्परेचर के चेंज के लिए। तो थोड़ी सी हीट में टेम्परेचर बढ़ गया। थोड़ी भी हीट दूं तो वो वेस्ट नहीं हो रही है, जाया नहीं हो रही है, तो उससे टेम्परेचर ही बढ़ रहा है। तो थोड़ी सी हीट भी अगर मैं दे देता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम रख के, तो जल्दी से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जबकि मैं अगर कांस्टेंट प्रेशर रखता हूं तो मेरी दी गई हीट से वॉल्यूम के इंक्रीज कराने के लिए बेकार में खर्च हो रहा है। यस सर। तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, और अगर ज्यादा हीट दूं मैं तो डेफिनेटली Cp की वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा आ जाएगी। क्या मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही है? यस सर। So this is a very very important conclusion we can derive. अब यहां एक और बात याद रखनी है, अगर हम Cp और Cv का डिफरेंस लें हम इन दोनों का, Cp माइनस Cv, इसका डेरिवेशन हमें 12th में करना है, बस यहाँ पे आपको इसे याद रखना है। तो Cp माइनस Cv, चूंकि Cp ज्यादा है Cv कम है, इसके रीजंस मैं आपको बता चुका हूं। अगर हम इनका डिफरेंस लें
तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर। केमिस्ट्री में आपने शायद पढ़ा होगा, आर इज द यूनिवर्सल गैस Gas constant. तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो आर होता है। क्लियर हो गई बात आप? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब किसी भी गिवन सिचुएशन में अगर हम हीट से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमें स्पेसिफिक हीट का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। वी हैव टू रिमेंबर द कंडीशन ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब ध्यान से देखिए स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या बन रहा है। अगर मैं एस के हिसाब से बात करूं, जनरल किलोग्राम या ग्राम के हिसाब से बात करूं, तो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय मास इनटू डेल्टा टेम्परेचर, यानी कि चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो पता चला कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एस एम डेल्टा टी। ठीक है? Yes, व्हाट इज sir. एस? व्हाट इज एस? Specific heat. स्पेसिफिक Specific heat. एम Mass. मास, वन मास कह सकते हैं। व्हाट इज चेंज? Molar mass. डेल्टा Change in टी क्या है? temperature. चेंज इन टेम्परेचर। इफ आई गिव यू अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल, मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया केस ऑफ वाटर, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस और वाटर का मास था 2 किलोग्राम। ठीक है, ये एक काम करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20 ग्राम वाटर का मास था 20 ग्राम, तो बताइए मुझे कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो सोच समझ के देखिए, यहाँ पे चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना करना पड़ा, 20 से 40 यानी कि 20 मास 20 ग्राम, डेल्टा क्यू मुझे निकालना है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, वाटर के लिए दिस इज 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस में अगर मैं बात करता हूं तो 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। Yes, yes. ठीक है, कितना मास मैंने यूज किया 20, कितना चेंज ऑफ टेम्परेचर मैंने लिया 20, आंसर क्या आया 400. 400 कैलोरीज। तो मुझे 400 कैलोरीज की हीट देनी पड़ेगी। तो ये जो चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं इसे कहते हैं हीट इक्वेशन। क्या कॉल करेंगे इसको? Heat equation. हीट इक्वेशन। ये जो चीज मैंने यहां लिखी ना इसे हम कहते हैं हीट इक्वेशन। ये कुछ ऐसे भी रीड की जा सकती है। देखिए यहां नीचे ले लेता हूं, ध्यान से देखिए क्या क्या है इसमें। हीट रिसीव्ड और गिवन आउट, या तो हीट मिली उसे, हीट पहुंची, हमने हीट उसको दिया, या उसके पास से हीट निकाल के ली। कौन कौन से फैक्टर? मास, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर चेंज। मास, स्पेसिफिक हीट, टेम्परेचर चेंज, ये हो गया चेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट, चाहे दी या चाहे ली, कुछ भी हो। ठीक है, नाउ दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली क्रूशियल इन द कमिंग लेक्चर्स, क्योंकि जब हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करेंगे तो हम पूरा काम ऐसे ही करने वाले हैं कि इतनी हीट दी, इतनी हीट ली, इस तरीके से काम चलेगा। याद रखिए एस एम डेल्टा टी, व्हाट इज एस? Specific heat. Specific heat. Furthermore, what is M? Mass. Mass. Given mass of the substance. आप चाहे ग्राम में लो चाहे किलोग्राम में लो, ठीक है, जैसे भी चाहो तो तुम हीट को जूल में कैलकुलेट करो, जैसे भी। अगर यहाँ कैलकुलेशन मुझे जूल में करना होता, जस्ट इमेजिन करिए अगर मुझे ये किलोग्राम में दिया हुआ है तो मैं ये 1 की बजाय 1000 ले लेता। 1000 लेता। मुझे नंबर्स याद रखने चाहिए। नंबर्स वाटर के लिए 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। किलोग्राम के ही हिसाब से 1000 कैलोरीज 1000 पर calories. ग्राम, सॉरी 1000 कैलोरीज पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ग्राम के हिसाब से 1 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। नंबर्स मुझे करेक्ट याद रखने चाहिए। वाटर के लिए 1 कैलोरीज में अगर मैं बात करूं, कैलोरीज ग्राम में 1, आइस के लिए 0.5, स्टीम के लिए 0.5, हाइड्रोजन जो सबसे ज्यादा होता है, कुछ एक नंबर याद रखिए 3.5। Okay, so this is going to be a kind of very very crucial equation, very very important equation in the exchange of heat calculations. The amount of heat exchange is equal to the specific heat multiplied by the mass factor multiplied by the change of temperature. Now we have another thing to remember here, heat capacity, sometimes also called as thermal capacity. Now see the definition very carefully. इसमें हम क्या करते हैं, मास को कांस्टेंट नहीं करते हैं, हम मास को फ्री रखते हैं। भाई जितना मास लेना है उतना मास ले लो। हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज और लोअर द टेम्परेचर ऑफ गिवन मास। 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, कितना भी, लेकिन चेंज ऑफ टेम्परेचर को 1 कर देते हैं। किसी भी बॉडी के चेंज ऑफ टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस इतने से वैरी करने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी उसे क्या कहा जाएगा?
Heat capacity. या capacity. कहेंगे थर्मल कैपेसिटी। अब इस इक्वेशन Thermal को ध्यान से capacity. देखिए, इसमें टेम्परेचर चेंज मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि टेम्परेचर चेंज कितना है 1. 1। तो क्या क्या आया, मास स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक Specific हीट, दैट्स इट। असल में ये हीट इक्वेशन ही है वेयर वी राइट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी हटा दिया, डेल्टा टी को 1 कर दिया, Yes, sir. अब आया एम एस। ये चीज कहलाएगी हीट कैपेसिटी या कहलाएगी थर्मल कैपेसिटी। बट माय पॉइंट, Yes, sir. ओके। कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर कल की क्लास में और आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको। जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं बहुत स्लो ले रहा हूँ ये सारी बातें, कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, ध्यान से देखिए। कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम। मास कितना है? 1 kilogram. 1 किलोग्राम। टेम्परेचर का चेंज कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। 20 degrees. इसके बारे में बात चल रही है। Water. वाटर, वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 4200 पर joule किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, Kelvin. हाँ, या पर डिग्री केल्विन। केल्विन सेल्सियस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम चेंज की बात कर रहे हैं। चेंज टेकन इन केल्विन, चेंज टेकन इन सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल। Equal. तो आंसर एम एस डेल्टा टी, Delta T. एम 1 किलोग्राम, एस 4200, डेल्टा टी 20। बताइए आंसर 1 2 3, 42 into 2, 84,000. into 10 to the power 3 joule. Finish? Yes. Very straightforward. Yes, sir. Now let's take the another question. If the temperature of 4 kilogram of mass of the material of specific heat capacity 300 joule raises from 20 to 30 degrees Celsius, find heat received. So delta Q, SM delta T, delta Q, S कितना है? 300. 300। मास कितना? 4 kg. ये कितना? 10 degrees Celsius. 12 into 10 to the power 3 joule. Finish. Yes, sir. Yes, sir. बहुत आसान है और मैं इतना गारंटी करता हूं कि अगले 2-3 लेक्चर आप और ज्यादा खुल के एंजॉय करोगे, क्योंकि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। 2-3 लेक्चर में इसी पर बात करूंगा, ठीक है? यू विल एंजॉय, बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा कि हम बहुत ही तगड़े कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो शुरुआत हल्की फुल्की चीजों से मैं करा रहा हूं, धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को आगे बढ़ाते जाते हैं। थर्मल कैपेसिटी निकालनी है, मास 0.2, हीट कैपेसिटी 290, थर्मल कैपेसिटी Q is equal to SM, that's it, no delta T। Yes, sir. थर्मल कैपेसिटी में चेंज ऑफ टेम्परेचर तो 1 माना जाता है। Yes. Yes. S कितना है? 290, 290. 0.2. 29 into 2 58. 58. joule। Finish। Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's take another thing. If it is suggested that there are 2 spheres, same substance, now this is very crucial point, same substance का सीधा सा मतलब हो गया Mass. Same. specific heat। इनके डायमीटर्स का रेशियो 1:2 है, मतलब सब्सटेंस 1 सब्सटेंस 2, डायमीटर का रेशियो 1:2। इसका मतलब रेडियस का रेशियो भी 1:2। Yes. करेक्ट। अब फर्दर मोर हमसे ये कहता है, देखो डायमीटर का रेशियो जितना होता है रेडियस का रेशियो भी उतना ही होता है। इस पर मैं बात कर चुका हूं, गलती नहीं होनी चाहिए, बराबर? Yes, sir. इनकी जो थर्मल कैपेसिटी है, तो पहले वाले की थर्मल कैपेसिटी दूसरे वाले की थर्मल कैपेसिटी का क्या रेशियो होगा कुछ है। अब देखो बड़ा, थर्मल कैपेसिटी S और M होती है। अब स्पेसिफिक हीट तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ सेम सब्सटेंस इस्तेमाल हुए। इसका सीधा सा असर इस बात से ऐसे पड़ेगा कि थर्मल कैपेसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। करेक्ट है?
अब मास को भी अगर मैं ओपन करके लिखता हूं तो मास हो जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। Yes. Yes, sir. ठीक है, अब डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, क्यों कांस्टेंट होगी? Same substance. सेम सब्सटेंस, मतलब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज हो गया? Volume. Volume. ठीक है, अब इनके शेप्स बताएं, कैसा शेप है? Spheres. स्फीयर्स। तो प्रोपोर्शनल हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। Square. Cube. Cube. क्यूब। अब 4/3 पाई भी तो कांस्टेंट है। R cube. हाँ, yes sir. खेल खत्म। Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। R1 अपॉन R2 कितना है? 1/2। 1/2 का क्यूब, आंसर आया 1/8। 8. Option B. अरे फास्ट तो नहीं हो रहा है? समझा नहीं। सर। No, 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 sir. ओके, टेक थिंग्स वेरी सीरियसली, अच्छे से करें। When 300 joule of heat is added to 25 gram of the sample, okay, of a material's temperature rises by 25 to 45, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। Thermal capacity of the sample and specific heat of the material of the sample are respectively. देखो हमने हीट कितनी दी? 300. 300 जूल। मास कितना है? 25. किलोग्राम में कन्वर्ट करो। जूल में कर रहे हैं तो किलोग्राम में कन्वर्ट करो। चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना है? 20 degrees Celsius. 20 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्या करते हैं? स्पेसिफिक हीट निकालते हैं। ठीक है, दिस इज 300, 25 10 to the power -3 and this is 20. So this 0 got cancelled. 30/25, 15/25, 10 to the power 3 ऊपर ले लो। तो कैलकुलेशन अगर तुम करोगे तो ये ऐसे हो गया 30 डिवाइडेड बाय 50। दिख रहा है? यस। Yes, sir. 10 to the power 3, 0 से कट गया, 3/5, 3/5 0.6, 0.6. 0.6 इंटू 10 to the power 3 का मतलब हो गया 600 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। अब 600 का तो एक ही आंसर है। पहले स्पेसिफिक हीट बोला ना, Yes. पहले स्पेसिफिक हीट है, बाद में अरे एक सेकंड रुको, पहले स्पेसिफिक हीट नहीं है, पहले थर्मल कैपेसिटी है। और हमने अभी क्या निकाला? Specific heat. तो बाद में स्पेसिफिक हीट है 600। अच्छा अब चलो, Yes, थर्मल yes. कैपेसिटी भी अगर तुम निकालना चाहते हो, क्यों? आंसर क्या आएगा? SM. SM। एच कितनी आ गई? 600। एम कितना है? 25 into 10 to the power -3. 25 इंटू 6 करो। 25,000 मतलब 15. आंसर पता है क्या कैलकुलेट करना? 15 ही आएगा। Yes, yes, sir. सही है? Yes, sir. सही है। ओके, एक और देखते हैं, लास्ट। टेक दिस। स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस वेरीज विथ टेम्परेचर एज। तो यहाँ एक वेरिएबल स्पेसिफिक हीट दे दिया इसने और ये टेम्परेचर से वेरी कर रहा है। 5 डिग्री से 15 डिग्री का चेंज ऑफ टेम्परेचर हमें कराना है। तो फिर हमसे ये पूछ रहा है कि रेज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। सो इट गोज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सब्सटेंस का मास भी गिवन है 2 ग्राम। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने कुछ ऐसे लिखा था, Integration. इंटीग्रेशन एस कर लो सी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एस का मतलब स्पेसिफिक हीट है, यहाँ पे सी बोल रहा है, नो वरी, है ना? सही जा रहे हैं? Yes कितना sir. मास? Yes, sir. 2 इंटीग्रेशन 0.2 प्लस 0.14 t प्लस 0.023 t स्क्वायर इंटू ये कर देते हैं डेल्टा टी dt। चलेगा? Yes, sir. टेम्परेचर का चेंज कहां से कहां भाई? 5 से
15। 15. इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दो। अब तुमको ये काम जरा चालाकी से करना पड़ेगा। ये 2 ध्यान से देखो तो 0.2t प्लस 0.14 t square by 2. 0.07 t square प्लस 0.023 t cube by 3. 0.023 t cube by 3, 3. 5 से 15 Yes, sir. कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. कर पा रहे हैं, समझा। 2 0.2 पहला 15 minus 5 plus 0.07 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0.023 डिवाइडेड बाई 3 15 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब अपॉन 3. अपॉन 3 मैंने पहले ही बाहर ले लिया। आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. 15 minus 5 10. 10. 10. 10 into 0.2 2. 2 प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 600. 15 का स्क्वायर 125. 15 का स्क्वायर 125 625. 625 शाबाश, वेरी गुड। 225. 225. 225 में से 25 माइनस 200. 200 into 0.07 14. 14 15 का क्यूब 3,375. माइनस 5 का क्यूब 75 नहीं होता 125. 125 होता है। तो 15 का क्यूब कितना बताया तुमने? फिफ्टीन का क्यूब 3,375. 3,375। चेक इट आउट, दोनों को माइनस करो 125 कितना हुआ? 3,150. 250. 3,250। Yes. ये 0.023 से मल्टीप्लाई करो और फिर 3 से डिवाइड करो। गिव मी अ नंबर हियर, या नंबर बता दो एक। $24.91. Yes, 24.91। 91. All of you getting the same? Yes, sir. Yes, sir. अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 25। 25. plus 14 plus 2 into 2 37. कितना हुआ? 82. After all multiplication Yes. 82 calories। Option C. बराबर, कुछ नहीं था, खाली मैथ्स ज्यादा था, बाकी कुछ नहीं था, सिर्फ मैथ्स ज्यादा था। अगर देखा जाए तो बस एक छोटा सा कैलकुलेशन करना था और कुछ नहीं था ना, Yes. मतलब बेसिक इंटीग्रेशन करना था तुमको, और क्या करना था। तो मैंने भी खींच लिया इसको, भाई ठीक है चलो इत्मीनान से करते जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू हैंडल द सिचुएशंस। आज मैंने आपको सिर्फ स्पेसिफिक हीट क्या होती है ये समझाने की कोशिश की। आ गया समझ में आपको अच्छे से? Yes, sir. ओके।